डॉट का ऑप्शन दे देते हैं, डन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बिगनिंग में हमें थोड़ा समझना है कि एक्चुअल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी और इसका मीनिंग क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं, आप लोग ऊपर हेडिंग डालिए इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक का मीनिंग होता है, ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है, लिविंग। ठीक है, अब लिविंग कौन कौन सी चीजें आपको पता ही है, ह्यूमन इंसान हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, ट्री हो गए, प्लांट्स हो गए, है ना। तो कुछ भी जो कि हम कहें कि लिविंग सिस्टम के अंदर है, ब्रॉडली वे में देखें तो सारे एक ही चीजें हैं, चाहे प्लांट्स हो जाए, एनिमल्स हो जाए, ह्यूमन भी एनिमल का ही पार्ट है। इनके अंदर जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे उसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमने टोटल स्टडी करी कि जब इन कंपाउंड्स के अंदर देखा तो दो कंपाउंड सबके अंदर कॉमन थे, वो थे कार्बन और हाइड्रोजन। उसके बाद हमने चेक करे तो कुछ और कंपाउंड्स भी मिले, जैसे हाइड्रोजन के अलावा, कार्बन के अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हेलोजेंस मिले हमें। हेलोजेंस में आ गए आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सिलिकॉन। तो ये कुछ वो कंपाउंड्स थे जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हमें मिले। ऐसे धीरे 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 हमने इनके ऊपर और स्टडी करी और फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सेपरेट ब्रांच बनने लग गई। तो बिगनिंग में, स्टार्टिंग में ये बिलीव था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कि ऐसे कंपाउंड जो कि लिविंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग ये मानते थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाना पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए हमें एक सुपर नेचुरल पावर की जरूरत है। तो उस टाइम में एक थ्योरी आई, उसका नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। आई होप आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा वाइटल फोर्स थ्योरी। ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रैक्टिकली तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसके अंदर एक वाइटल फोर्स होगी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय इनऑर्गेनिक, कह सकते हैं, या कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी एज वेल। तो मैं लिख देता हूँ कि वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स cannot be synthesized in the lab, या हम कह सकते हैं कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, बाय इनऑर्गेनिक बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा बिलीफ सिस्टम था। अब देखो, अगर कोई सड़क है जो कि आपके स्कूल तक जाती है और आप उसमें से रोज जाते हो, बट अचानक से वहां पे अगर कुछ काम स्टार्ट हो गया है, सड़क खुद गई है, तो आप क्या करोगे, उस तरफ जाना बंद कर दोगे, एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढोगे। सिमिलरली जब हमें ये पता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बन सकते, तो उस टाइम में सारा का सारा जो फोकस रहा वो रहा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो अगर मैं पीछे की बात करते हैं तो लगा लो उस टाइम में अगर टोटल हमारे पास 100 कंपाउंड्स हैं, तो 100 में से अराउंड 70 to 80% जो भी कंपाउंड होते थे वो कौन से होते थे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते थे, ठीक है। तो मतलब कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स स्टार्टिंग में, जब तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डिटेल्स में हम नहीं गए, उसी की स्टडी चलती थी। तो धीरे 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 जब थोड़ा और रिसर्च होने लगी और हमने देखा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना और लैब में ही बना, और वो भी जिससे बना वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, तब जाके हमारी पूरी की पूरी केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी ऑर्गेनिक की वो चेंज हो गई, क्योंकि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो फेल हो चुकी थी। तो वो हम देखते हैं कि कैसे कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा क्रिएट हुआ। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने काम करा था, वो ब्रिजिलियस थे, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी। तो एक साइंटिस्ट आए थे पहले स्टार्टिंग में, इनका थोड़ा सा नाम मैं लिख देता हूँ, ब्रिजिलियस। इन्होंने क्या बताया था, वाइटल फोर्स थ्योरी बताई थी इन्होंने, ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी गिवन बाय ब्रिजिलियस। अब इन्होंने जब ये थ्योरी बताई तो उसके बाद सर, क्या, हेलो, ये LIUS है या फिर VS? LIUS। ओके सर। सर शायद से ब्राजीलियस में डबल एल आता है। हाँ शायद से, क्या आवाज कट गई? सर ब्राजीलियस में डबल एल आता है।
विजिलियस में डबल एल, मेरे को तो ये स्पेलिंग याद है, मेरे ख्याल से एक बार चेक कर लेना तुम एनसीईआरटी में। अगर इसको दोबारा लिखे तो आई मेरे ख्याल से एक और आ सकता है स्टार्टिंग में एल से पहले, नहीं सर ठीक है। सिंगल बट ये स्पेलिंग, बाकी ये स्पेलिंग ठीक है यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लिख लो आप। ज्यादा होगा तो एक बार चेक कर लेना। तो यस सर विजिलियस, सही है। यस तो सर सही विजिलियस, है। ओके ओके। सो विजिलियस ने सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी दी, ये हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट है, ये ध्यान रखना है आपने। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये जो थ्योरी थी वो हमने आगे जाके रिजेक्ट कर दी। अब रिजेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपको साइंस के अंदर ये प्रूफ करना कि ये कंपाउंड बन गया है जी। मतलब ब्रिजिलियस कहता है लैब के अंदर कंपाउंड नहीं बन सकते, इनऑर्गेनिक के कोई भी कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा बोला ब्रिजिलियस ने। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं ये सब गलत है, हम ये बना के दिखाएंगे, तो फिर आपको एक रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। उस रिएक्शन से हमें ये प्रूव हो जाना चाहिए कि कंपाउंड ऑर्गेनिक है और वो लैब में बना हुआ है। तो ये जो थ्योरी थी ये रिजेक्ट हो गई। और रिजेक्शन जो जिसकी वजह से रिजेक्ट हुई, तो उन साइंटिस्ट का नाम था वोहलर। वोलर भाई साहब ने एक बड़ा जबरदस्त काम कर दिया। इन्होंने सन 1828 में 1828 में एक ऐसा कंपाउंड बना दिया जो कि काफी लिविंग सिस्टम से कनेक्टेड है, और लैब में ही बनाया, वो भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। तो वाइटल फोर्स थ्योरी तो अल्टीमेटली बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई, ठीक है। और वो क्या बनाया, कैसे बनाया, वो मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी रिएक्शन में। उसको हम लिखते हैं। हम लोगों ने, उसने क्या करा, इसने लिया अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को मैं डिसोशिएट करके लिखता हूँ अगर, तो ये होता है NH4+, और ब्रैकेट में है N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ओ सॉरी ये थोड़ा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर माइनस। या तो ऐसे लिख सकते हो, या इसी कंपाउंड को सिंपल वे में लिखना है, विदाउट ओपन बॉन्डिंग की जगह में NH4CNO भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास था रिएक्टेंट, ठीक है। इस रिएक्टेंट को, इसको आप दो तरीके से लिख सकते हो। ऊपर वाला लिखा है मैंने डिसोशिएट करके, उसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी आ रहा है, और यहाँ पे जो ऊपर है ना, ये माइनस का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। और अगर मैं इसकी बॉन्डिंग को ना दिखाऊं तो सिंपली NH4CNO, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या होता है, आप इसका नाम जरूर लिख लेना, दिस इज कॉल्ड अमोनियम साइनेट, ठीक है। इसको इसने क्या करा, बॉलर भाई साहब ने इसको करा गर्म, और गर्म करने के बाद इसने देखा लैब के अंदर से ना बहुत अजीब सी गंदी सी स्मेल आने लगती है। और उस स्मेल का मतलब क्या था, समथिंग विच इज क्वाइट रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो जो प्रोडक्ट बना था इसको हीट करने के बाद, वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्रिएट हुआ था, उसका नाम होता है यूरिया। तो हम रिएक्शन क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे एरो दे देंगे, एरो के ऊपर लिख देंगे डेल्टा, दैट इज हीट, और प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा NH2CONH2। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली, एक मिनट, ये आ जाएगा आपका NH2CONH2। ये जो हमने लिखा है NH2CONH2, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, यूरिया। दिस इज व्हाट वी कॉल यूरिया, इसको हम कहते हैं यूरिया। तो एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड किससे ऑब्टेन हुआ था, ऑब्टेन हुआ था अमोनियम साइनेट से। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था, दैट इज यूरिया, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको अच्छे से पता होने चाहिए। अब जब हमें ये कंपाउंड मिला NH2CONH2, और फिर हमने बोल दिया कि वाइटल फोर्स थ्योरी भाई फेल हो गई है, रिजेक्ट हो गई है, तो अब एक रास्ता खुल गया। द मोमेंट वी थिंक की थ्योरीज फेल, तो लोग और साइंटिस्ट सारे इकट्ठा हुए, उसके बारे में बातें करने लग गए, नए नए कंपाउंड डिस्कवर करने लग गए। तो उसके बाद जो सेकंड कंपाउंड था, इसके बाद जो डिस्कवर हुआ, वो कंपाउंड था हमारा सेकंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आफ्टर यूरिया इज एसिटिक एसिड, CH3COOH। थर्ड जो कंपाउंड था वो था CH4, दैट इज मीथेन। तो इस तरीके से हमारे पास सेकेंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड डिस्कवर होने लग गए। और फिर हमने ये बोला कि यहाँ भाई दिस इज क्वाइट पॉसिबल दैट कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑर्गेनिक बना सकते हैं,
और ऑर्गेनिक कंपाउंड भी लैब में बना सकते हैं, ये प्रूव हो गया। एक्सीडेंटली यूरिया नहीं बनाता, फिर ये कंफर्म हो गया कि हम और कंपाउंड भी बना पा रहे हैं। जब ऑर्गेनिक के और भी कंपाउंड्स बनने लग गए, तब हमने देखा एक कॉमन चीज निकल रही है कि सारे कंपाउंड्स के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन की प्रेजेंस है। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसके अंदर एक भी कार्बन ना हो या एक भी हाइड्रोजन ना हो। तो अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो डेफिनेशन थी वो कुछ इस तरीके से बन गई, मैं लिख देता हूँ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज डिफाइंड एज organic chemistry is defined as the study of hydrocarbons। और जब हम स्टडी कहते हैं तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्या, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हाइड्रोकार्बन्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की स्टडी को हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला। तो अब यहाँ पे एक और चीज हमें ध्यान रखनी है, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही है, क्या इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं जी। वो जो और एलिमेंट्स होते हैं वो टोटल मिला के हमारे पास करीबन 9 या 10 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो कार्बन हाइड्रोजन के साथ में करीबन 7-8 एलिमेंट और है जो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। ठीक है, वो एलिमेंट्स क्या है मैं नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिख के बताता हूँ। वो एलिमेंट्स है आपके, सबसे पहले तो कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के बाद फास्फोरस, फिर आ गया आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सिलिकॉन। तो कितने हो गए यार ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारे पास लगभग 11 एलिमेंट्स हैं आपके पास जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होते हैं। ठीक है, अब इन 11 एलिमेंट्स का जो इस्तेमाल है हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जो मेजर एलिमेंट्स हैं हमेशा वो दो ही रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहचान के लिए अगर हमें सामने दो कंपाउंड्स रखे हुए हैं, वन इज ऑर्गेनिक एंड अनदर इज इनऑर्गेनिक, तो हम कैसे उसको जज कर सकते हैं? हाउ विल वन आइडेंटिफाई दैट गिवन कंपाउंड इज ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक? तो बहुत सिंपल सा तरीका है पहचानने का, वो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। हमारे पास एक कंपाउंड ए है और एक कंपाउंड बी है, हमें नहीं पता ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है। अगर कंपाउंड, ध्यान से सुनना, अगर कंपाउंड ऑर्गेनिक होगा तो उसमें से क्या प्रोड्यूस होगी? फ्लेम प्रोड्यूस होगी। और अगर कंपाउंड इनऑर्गेनिक होगा तो उसके अंदर नो फ्लेम। मतलब जैसे आपने कागज उठाया और कागज को जला दिया, तो जलाते ही क्या होगा? फ्लेम निकलने लग जाएंगी। तो कार्बन से बना हुआ है हमारे पास कागज, हमारा पेपर कागज का होगा, है ना? तो सॉरी, पेपर कार्बन का बना हुआ होगा, तो हम कहेंगे जो ए होगा में फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है तो इट इज ऑर्गेनिक। ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे लकड़ियां आप जलाते हो, वो जब भी जलेगी तो फ्लेम्स क्रिएट करेगी। बट अगर आप किसी भी मेटल को जलाओगे, आयरन हो गया, आप उसे जला रहे हो, गर्म हुआ ना, फ्लेम तो क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, कॉपर है, कॉपर को आप गर्म करो, हीट होता रहेगा, रेड हॉट हीट हो जाएगा, बट कभी भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्योंकि फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करेगा इसलिए क्या हो गया? वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो नो फ्लेम का मतलब हो गया इनऑर्गेनिक, फ्लेम का मतलब क्या हो गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो आपको पता लग गया कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसको? आप लोग एक और नाम से जान सकते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्लेम टेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? फ्लेम टेस्ट। तो जस्ट बाय नोइंग द फ्लेम टेस्ट वन कैन आइडेंटिफाई विच कंपाउंड इज ऑर्गेनिक एंड विच इज इनऑर्गेनिक। ठीक है, यहाँ तक आने क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? क्लियर सर। गुड। नाउ अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास कुछ कंपाउंड्स जब बनने लगे हाइड्रोजन के और कार्बन के, तो हमने क्या करा? कार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन के कंपाउंड को साथ में कह दिया हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने लिखा द कंपाउंड्स which contain the compounds which contain hydrogen and carbon
आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, ये आपने, मैं ग्राउंड जीरो लेवल से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ आपको, सो दैट अगर किसी का भी 9th में या 10th में कुछ मिस हुआ होगा तो वो सारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आप अभी से स्टार्ट करेंगे ग्राउंड जीरो लेवल से, धीरे धीरे इसका लेवल पूरा आईटी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक ले जाएंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट कर लो। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आपको ऑलरेडी आता है, जस्ट आपको रिवाइज कराने के लिए। हाइड्रोकार्बन्स का क्लासिफिकेशन, आई नो आपको बहुत अच्छे से आता है क्लासिफिकेशन, बट फिर भी बताना जरूरी है। तो नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो वो दो तरीके से क्लासिफाई हो जाता है। हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप। नंबर 1 हमारे पास होते हैं सैचुरेटेड, एंड नंबर 2 होते हैं हमारे पास अनसैचुरेटेड। ठीक है, जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके अंदर आपको पता है क्या आता है, अल्केन ANE, और अनसैचुरेटेड के अंदर आ जाता है दो, एक होता है हमारा ENE अल्कीन, और अल्काइन YNE। ठीक है, इस तरीके से हमारा बहुत सिंपल तरीके से हाइड्रोकार्बन्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। राइट, अल्केन के अंदर आपने पढ़ा होगा एक जनरल फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है अल्केन का, CnH2n+2 इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन। और जो अल्कीन होता है उसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। दो हमारे पास जनरल फॉर्मूला आपको पता है, तीसरा अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। मैं एक बार, आई होप आपको पता है बट फिर भी लिख देता हूँ उनके जनरल फॉर्मूले। अल्केन का ANE का होता है CnH2n+2, ENE का होता है CnH2n, और YNE का होता है CnH2n-1। ठीक है, क्या ये फॉर्मूले सारे सही हैं? किसी को डाउट तो नहीं इसमें? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? सही है सर। क्लियर सर। लास्ट वाले में CnH2n-2 नहीं होता? हाँ, बताओ भाई, सही बात है या गलत बात है? -2 का -1? सर -2 होता है। -2। गुड, हाँ, तो थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑर्गेनिक बिल्कुल अलर्ट रहो। CnH2n-2 होता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूले हो गए हमारे पास अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। राइट, अब हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जब ये सारे इंट्रोडक्शन के अंदर ही आ रहा है अभी, ठीक है, कोई नया टॉपिक स्टार्ट नहीं है, दिस इज ओनली अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। धीरे धीरे जब कंपाउंड के बारे में स्टडी होने लग गई, हमने और चीजें डिस्कवर करी, तो डिस्कवर करने के बाद कुछ चीजों के बारे में हमें पता लगा। वो क्या पता लगा, इनके अंदर टाइप ऑफ बॉन्ड कैसे होते हैं। ठीक है, और फिर उन बॉन्ड्स के बेसिस में हम हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करते हैं। तो उसके ऊपर एक आध सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ जाएंगे। वो मैं ऑलरेडी आपको केमिकल बॉन्डिंग के अंदर करा चुका हूँ, बट फिर भी थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं। तो अभी आपने इंट्रोडक्शन जहाँ तक करा वो नोट कर लिया है। अब नेक्स्ट में आप हेडिंग डालिए, नेक्स्ट हेडिंग डालिए यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब हाइड्रोकार्बन के अंदर ऐसी जो चीजें हैं, इतनी यूनिक प्रॉपर्टी है, आपको कुछ पता है क्या यूनिक प्रॉपर्टी है कार्बन हाइड्रोजन की? कुछ बताओ। सर कार्बन की टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन है। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता। कैटिनेशन, ठीक है, और बताओ। सर टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, ठीक है, सर और और भी कुछ? थी, ये तो चेन कार्बन बना की सकता है। चेन। सर वही तो अच्छा, ये पड़ी थी, कैटिनेशन याद होता आ रही है। थी, 3-4 थी पिछले साल। ठीक है, और ट्राई करो। सर हाइड्रोजन में शायद स्मॉल साइज और 1 इलेक्ट्रॉन भी कुछ यूनिक हो सकता है। ओके, सर कैटरेशन करके कुछ होता था। हाँ, कैटिनेशन बता दिए, हाँ सही बात है, कैटरेशन, चेन कैटरेशन। बनाना। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
देखो तो थोड़ा समझते हैं, मैं एक प्रॉपर्टी इनके बारे में जो अच्छी प्रॉपर्टी वो लिखवा देता हूँ आपको, वो ऑलरेडी आपको पता है। तो वो लिखने से पहले एक और अच्छा पॉइंट लिखते हैं कि आज की प्रेजेंट कंडीशन है क्या। आज अगर टोटल अगर हम 2020 की बात करें तो अगर पूरी केमिस्ट्री के अंदर माना 100% कंपाउंड्स जो भी हैं उसमें से अगर मैं टोटल करूंगा तो 97% जो भी कंपाउंड्स होंगे ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो पूरी केमिस्ट्री के अंदर आप समझ रहे हो ऑर्गेनिक कंपाउंड का रेशियो बहुत ज्यादा हो गया, 97% हो गए आज तक जितने भी कंपाउंड डिस्कवर हुए। ठीक है, वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे 97% था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड का रेशियो है वो तो बहुत ही कम हो गया। कितना हो गया, सिर्फ 3%। अब इसका रीजन क्या है वो हमें समझना है, और इसी रीजन की वजह से हम उसकी यूनिक प्रॉपर्टी कहेंगे। ठीक है, तो पहला रीजन क्या होता है वो आप लिखेंगे यूनिक प्रॉपर्टी के अंदर, नंबर 1 कैटिनेशन। अब आपको पता है कि भाई कार्बन के अंदर ना बहुत प्यारा वाला भाईचारा होता है। जैसे आज की डेट में सर अगर, आइसोमराइजेशन है दूसरी प्रॉपर्टी। हाँ दूसरी प्रॉपर्टी आइसोमराइजेशन है। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी है हमारी कैटिनेशन। कैटिनेशन के अंदर क्या होता है, कार्बन की हम चेन लेते हैं और उसको कंटिन्यूस वे में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इस चेन को हम चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। वो चेंज कैसे कर सकते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी में आइसोमर्स की वजह से। आइसोमर्स आई होप सबको पता है, ऐसे कंपाउंड इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। उन कंपाउंड्स को हम लोग आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, और प्रोसेस को कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो कैटिनेशन और आइसोमर्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया। 97% तक कंपाउंड्स हमारे ऑर्गेनिक है। और अगर हम पर डे की बात करें कि एक दिन के अंदर कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं, तो अब लगा के चलो अराउंड 2000 से लेके 3000 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर डे आपके डिस्कवर होते हैं। और उसका रीजन आप समझ पा रहे हो, जस्ट बिकॉज ऑफ कैटिनेशन एंड आइसोमर्स। सर कार्बन की चेन कितने, एक बार आइसोमर्स की डेफिनेशन रिपीट कर दो। हाँ आइसोमर्स लिखो, द कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula, the compounds having same molecular formula but different physical and chemical properties, but different physical and chemical properties are known as isomers. But different physical and chemical properties are known as isomers. ठीक है जी, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। तो ये हमारे पास एक यूनिक टेंडेंसी इसके बारे में पता लगी, क्या इसके अंदर एक यूनिक टेंडेंसी है। नाउ अब ये तो हुआ कार्बन के बारे में ना, कि कार्बन की कैटिनेशन आइसोमर्स का ये पॉइंट हो गया। अब हाइड्रोजन के बारे में भी आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, वो भी एक यूनिक प्रॉपर्टी है। जैसे हाइड्रोजन के पास क्या नहीं होता, न्यूट्रॉन्स नहीं होते। हाइड्रोजन हैज कितने न्यूट्रॉन्स होते हैं इसमें, जीरो है, जीरो न्यूट्रॉन्स है ना, होते ही नहीं बेचारे में, इतना गरीब आदमी है, इसमें न्यूट्रॉन होते ही नहीं है। ठीक है, और एक स्पेशल टाइप की जो बॉन्डिंग करता है वो हाइड्रोजन ही करता है, दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन कैन मेक अ बॉन्ड विथ 3 एलिमेंट्स, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ FON। इन्हीं 3 के साथ में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। जैसे HF के HO या HN, HF HO या हमारा NH वाला हो गया, यही 3 बन सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सपोज करो किसी ने बोला कि HCl के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप कहोगे नहीं है। किसी ने बोला HBr के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप कहोगे नहीं है। बट अगर कोई आपसे कहता है कि HF के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहाँ पे आपने देख लिया फ्लोरीन यहाँ पे है, यस इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये एक यूनिक टेंडेंसी है कि एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत ही स्पेसिफिक है अपनी बॉन्डिंग के अंदर। और आपको पता ही है कि हमारी बॉडी या पूरी अर्थ के अंदर वाटर का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, उसमें से जो रेशियो चलता है वाटर के अंदर हाइड्रोजन का वो डबल है।
कंपेयर टू ऑक्सीजन। तो हर तरीके से ये अमाउंट में भी इतना ज़्यादा प्रेजेंट है पूरे यूनिवर्स में, इसलिए हाइड्रोजन एक यूनिक एलिमेंट है। फिर आपको ये भी पता है कि हाइड्रोजन 2 टाइप की प्रॉपर्टियाँ दिखाता है, अल्कली मेटल्स की तरह भी और हेलोजेंस की तरह भी। तो पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा, हाइड्रोजन की यूनिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, जो हमने हाइड्रोजन के चैप्टर में ही पढ़ा है कि एक तरफ तो ये प्रॉपर्टी दिखाता है अल्कली मेटल की और दूसरी तरफ ये प्रॉपर्टी दिखाता है हेलोजन की, इसलिए हाइड्रोजन हमारा बहुत ही यूनिक है। ठीक है, ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं है आज तक। ठीक है, और इस वजह से इसकी पीरियोडिक टेबल में कोई पोजीशन भी नहीं होती, राइट। तो अब हमारे पास एक बेसिक आइडिया हमें लग गया है कि यूनिक प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई थी, इसका हमें एक छोटा सा आइडिया लग चुका है। अब कुछ टाइप ऑफ बॉन्डिंग जो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे इसके बाद, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये आपकी हेडिंग होगी, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसके अंदर सबसे पहले आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कार्बन आएगा, हाइड्रोजन आएगा, तो आयनिक बॉन्ड तो ये बनाते ही नहीं है। ये क्या बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। And we already know that covalent bond always undergo sharing of electrons. When they have sharing of electrons, then it means it can form two types of bond. One is sigma and another one is pi bond. And हमने ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड पढ़ा हुआ है। आपको याद है सिग्मा पाई बॉन्ड, या थोड़ा सा रिवाइज कराऊं? सर थोड़ा सा रिवाइज Corrected? करवा दीजिए। बस उसमें स्ट्रॉन्ग और वीक ही तो था बस। हाँ, थोड़ा सा चलो मैं बता देता हूँ आपको। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के अंदर हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे आप सिग्मा बॉन्ड के बारे में। देखो, S4 होता है सिग्मा, S4 होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। ठीक है, S4 सिग्मा, S4 स्ट्रॉन्ग एंड S4 ऑलवेज सिंगल, ऑलवेज सिंगल। ठीक है, चाहे डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, नंबर्स की अगर मैं बात करूंगा तो जब भी सिग्मा बॉन्ड आएगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है, सॉरी सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे नंबर सिग्मा बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। अगर मैंने बनाया दूसरा कंपाउंड ए और बी और यहाँ पे बना दिया डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे नंबर और सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 1 ही रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनाता हूँ तो स्टिल यहाँ पे नंबर और सिग्मा बॉन्ड कितने रहेंगे? 1 ही रहेंगे। तो व्हाट डज इट मीन? ऑलवेज सिंगल, इनका हमेशा 1 ही रहता है, ऑलवेज सिंगल रहते हैं, अकेले रहते हैं काउंटिंग में, राइट। ये दो बातें आपको क्लियरली याद रखनी है। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में यहाँ पे कंपैरेटिवली पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बॉन्ड आता है आपके पास, उसको हम कहते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड क्या होता है? एक अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? डब्ल्यू हो जाएगा, वीक बॉन्ड हो जाएगा ना, इट इज ए वीक बॉन्ड। ठीक है, अब वो हमेशा सिंगल रहता है, बट ये सिंगल नहीं रहता है, इट कैन बी 1 and 2 इन नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ए और बी के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैं कहूँगा यहाँ पे 0 पाई बॉन्ड है। ठीक है, और अगर हमने ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड कर लिया तो हम कहेंगे यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। तो इसको मैं एक सिंपल से एक टेबल के अंदर बता देता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 3 में, सो दैट आपको ये लिखने में इजी रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टेबल बनाते हैं, उसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इधर हम लिख देंगे सिग्मा और पाई। ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा, यहाँ पे भी एक सिग्मा, यहाँ पे 0, 1 और 2। ये आपकी एक छोटी सी टेबल बन गई है, ये आपको ध्यान रखनी है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में।
इसके बाद हमें कैलकुलेट करना किसी भी कंपाउंड के अंदर सिग्मा और पाई बॉन्ड आना चाहिए, क्योंकि उसी के बेसिस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते थे। ठीक है, अब हाइब्रिडेशन के भी मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई थी कि नंबर और सिग्मा बॉन्ड आपने कैलकुलेट करने हैं और हाइब्रिडेशन को फाइंड आउट करना है। अगर नंबर और सिग्मा बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के अंदर 2 आते हैं तो हम कहते हैं हाइब्रिडेशन sp होती है। अगर 3 आते हैं नंबर और सिग्मा बॉन्ड तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाती है, sp2, है ना। 4 आएंगे तो sp3 एंड सो ऑन। ये आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ मैं। आपने इस तरीके से लिखना है नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। ऊपर पॉइंट में लिखना, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, हाइब्रिडेशन ऑलरेडी हम लोगों ने करा हुआ है, बट स्टिल फिर भी थोड़ा सा हम लोग करेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए अच्छे से। सर ये वो ऊपर वाला जो टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग है ये इससे अलग है? नहीं, इसी के अंदर आ रहा है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के अंदर ही आ रहा है। अच्छा, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बाद उसी के अंदर एक टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन, वो हम निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, तो अगर सपोज करो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसकी हाइब्रिडेशन कैसी होगी। अगर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड आए तो आप हाइब्रिडेशन क्या कह दोगे, sp। अगर आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड आए तो 2 को जोड़ा हमने, एक s और एक p, 3 में क्या हो जाएगा, एक s और p कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, अगर हम 4 सिग्मा बॉन्ड कहते हैं तो s p और 3, क्योंकि p के अंदर कितने डब्बे होते हैं, p के अंदर 3 डब्बे होते हैं, तो मैक्सिमम p कितना आ सकता है, 3 तक आ सकता है। s के अंदर सिर्फ एक ही डब्बा होता है ना, s के अंदर एक ही डब्बा होता है, p के अंदर 3 डब्बे होते हैं, तो s हमेशा सिंगल रहेगा। अब अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 5 हमारे पास निकले तो क्या आंसर हो जाएगा, sp3d। ठीक है, ये सब मैं डिटेल में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, जस्ट आपको रिवाइज करने के लिए पॉइंट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, ये पॉइंट नोट हो गया। यस सर। यस सर। Good. यस सर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपल से क्वेश्चंस करेंगे और उसके अंदर हमें जज करना होगा कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आया एग्जाम में। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि आप मुझे बताइए C6H6, दिस इज कॉल्ड बेंजीन, और हमसे पूछा गया है इसके अंदर आपको कैलकुलेट करने हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे। तो सर आप 6 लोग, सिग्मा 3 6 पाई। सिग्मा 3 पाई। वेरी गुड, 6 सिग्मा 3 पाई। ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये आंसर गलत कैसे हुआ। इससे पहले कि मैं गलत बताऊं ये क्यों हुआ, आप लोग एक बार स्ट्रक्चर ओके बना सर, के देखो। हाइड्रोजन भी सर होगा, हाइड्रोजन भी होगा। 12 सिग्मा हाँ 0 पाई। 12 हाँ सिग्मा 3 पाई। हाँ, तो वही है ऑर्गेनिक के अंदर। देखो, पहला रूल है लिखना, आप लिख के करेंगे, ऐसे जज नहीं करना ऑर्गेनिक को। मोस्टली स्टूडेंट इसको स्ट्रक्चर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। आप बेंजीन का, अच्छा किसी को बेंजीन का स्ट्रक्चर नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों अभी बता देना। जैसे जैसे मैं आगे एडवांस लेवल में जाऊंगा आप लोगों की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। फिर बी फ्रैंक नहीं आता तो सर दोबारा बता दो। एक बार ही बता या मैं दीजिए। क्या क्या बताना है, एक बार बताओ। ये सिग्मा पाई बॉन्ड या बेंजीन का स्ट्रक्चर कह रहे हो? स्ट्रक्चर सर। अच्छा, स्ट्रक्चर तो बहुत अच्छा, चलो ठीक है। ये तुमने बेंजीन बनाओगे ऐसे करके, ये आपका बेंजीन आ गया, यहाँ पे आ गया आपके डबल बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशन में, और इधर आप हाइड्रोजन लगा दोगे। बस ये आपका बन गया बेंजीन। अब इसके अंदर आपको दिख रहा है कि डबल बॉन्ड कितने आ रहे हैं, हमारे पास 3 आ रहे हैं। तो 3 डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, 3 इसके अंदर पाई बॉन्ड आ गए। ठीक है, 3 हो जाएंगे इसके अंदर पाई बॉन्ड, पाई हो जाएंगे इसके अंदर 3, और सिग्मा हो गया आपने बोल दिया 12। ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट करता हूँ। यस सर। स्ट्रक्चर को बना लेना है, मीटिंग एंड होने वाली है। ओहो, फोन की बैटरी 12%, चलो चलती तो जाएगी भी। ओके, मीटिंग एंड करते हैं, इधर से इधर, डन।
तो अब हम कुछ सिंपल टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि एग्जाम में आते रहते हैं। आपसे पूछा जाएगा हाइब्रिडेशन निकालो और उन कंपाउंड के अंदर नंबर और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड कितने हैं। तो मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप मुझे उसका आंसर बताना क्या हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, कंपाउंड है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर है डबल बॉन्ड CH3। ये क्वेश्चन है, आप लिख लो क्वेश्चन को, या मैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा हॉरिजॉन्टल वे में लिखता हूँ, तो शायद आपको थोड़ा आसानी से देख पाओगे। क्वेश्चन है आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH3, और आपसे पूछा गया है कि कैलकुलेट दी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। वो बताना इसके अंदर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, जल्दी से बताओ। 10 सिग्मा 4 पाई। 10 सिग्मा 4 पाई, ठीक है जी। बाकी क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड यार 4 नहीं लग रहे मेरे को, बस बाकी सर हाँ तो 3 है 3 है 3 है 3 है 3 ही है सर। और 3 हाँ, सर 3 है। गुड। बाकी लोग क्या कहते हैं? सही आंसर है 10 सिग्मा 3 पाई बॉन्ड, जिसका भी आ रहा है करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दूं? एक कर लिया सबने, या किसी को डाउट है तो बताओ। यस सर, हो गया। सर एक बार प्लीज बता दीजिए। देखो, इसके अंदर आपको थोड़ा स्ट्रक्चर को पहले ओपन करके लिखना होता है। जैसे कार्बन, आपने ये CH है तो पहले C, इसके साथ में एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, फिर ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड लिखा, फिर कार्बन है, उसके बाद फिर एक कार्बन है, फिर एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर एक कार्बन, फिर एक हाइड्रोजन, फिर कार्बन, इसमें हाइड्रोजन 3 जुड़े हुए हैं, क्योंकि लास्ट में हमारे क्वेश्चन में CH3 है। तो बस नंबर और सिग्मा बॉन्ड आप कैलकुलेट कर लोगे। यहाँ पे हो गया 1 सिग्मा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे भी सिग्मा है, सॉरी इधर इधर भी 1 सिग्मा, इधर सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा हो जाएगा, 1 पाई बॉन्ड आ जाएगा। आपने बस सिग्मा बॉन्ड फिर कैलकुलेट कर लेने, टोटल कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 सिग्मा हो गए। कैलकुलेट कर लो आप, पाई यहाँ पे बहुत आसानी से पता लग जाते हैं, 3 पाई बॉन्ड है। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH3। इसके अंदर आप बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे और कितने पाई बॉन्ड होंगे। सर 9 सिग्मा 2 पाई। 9 सिग्मा 2 पाई, ओके, 9 सिग्मा 2 9 पाई, सिग्मा 2 पाई। गुड। और क्या बोलते हो? यस सर, यही होंगे। यस सर यही है। जी, जिनका भी आंसर आ रहा है करेक्ट है, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर आपने ये निकाल लिया कि नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं। अब हमारा दूसरा काम है, अब हमें क्या निकालना है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कितनी है। तो मैं उसका पहले एग्जांपल आपको करके बताता हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा। सपोज करो मेरे पास कंपाउंड दे रखा है CH4, और मुझसे पूछी गई इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ा था कि इसको मैं ओपन करके लिख दूंगा, और यहाँ पे देखूंगा टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। इसके अंदर टोटल सिग्मा बॉन्ड 4 हैं, तो 4 इसमें सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। ठीक है, अगर एक कंपाउंड के अंदर हमें निकालना है तो। और अगर हमारे पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड की चेन बनी हुई है, जैसे हमने एग्जाम्पल 1 और 2 के अंदर करा, उस केस में हमें इंडिविजुअल काउंट करने पड़ेंगे, कार्बन के अंदर कितना सिग्मा बॉन्ड है, उसके हिसाब से हम हाइब्रिडेशन निकालेंगे। जैसे हमारे पास कंपाउंड है कार्बन कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, फिर कार्बन, और इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन कनेक्टेड है। मैं हाइड्रोजन लिख नहीं रहा हूँ, बट आप कंसिडर करो उनको एज ए हाइड्रोजन ही है। ठीक है,
मैं इनके नाम लिख देता हूँ। जैसे कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है और एक 4 है। तो फर्स्ट कार्बन के अंदर मुझे चेक करना है कितने नंबर सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं। फर्स्ट के अंदर आ रहे हैं 4, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी फर्स्ट कार्बन की sp3। सेकेंड कार्बन के अंदर नंबर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। ठीक है, कौन से 3 है? 1 2 और ट्रिपल डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा। मुझे सिर्फ सिग्मा बॉन्ड देखना है हाइब्रिडेशन में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 की वजह से sp2। ऐसे ही यहाँ पे भी कितना हो जाएगा? sp2 और फोर्थ वाले में हो जाएगा sp3। इसको पहले आप नोट कर लो। इसमें किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ मुझे, फिर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। तो सर इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे sp3 sp2 हाँ sp3? बस ये आंसर आ गया। हाइब्रिडेशन निकालनी थी हमने, हाइब्रिडेशन निकाल दी। तो सर अगले लिखेंगे साथ में लिखेंगे सबको ये? हमें क्या लिखना है, इसको मेंशन कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 लिख दिया ना, तो आप लिख दोगे ऐसे आंसर में कि हमसे पूछा गया था ईच कार्बन की निकालो। हर एक कार्बन की निकालनी है तो आप नंबर डाल दो 1 2 3 4 या ABCD लिख दो, तो उसमें आसानी से हो जाएगी। ओके सर। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं जी। ठीक है, ये आई होप सबने नोट कर लिया होगा। पहला क्वेश्चन है, उसके अंदर आपको हाइब्रिडेशन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 सर कंपाउंड है। हाँ बोलो बोलो। सर एक अगर सिग्मा बॉन्ड है वो दोनों कार्बन एटम्स के लिए होगा? हाँ बिल्कुल। ठीक है। जैसे अब पहला क्वेश्चन है मेरे पास, ये है क्वेश्चन नंबर 1 CH3Cl। इसके अंदर बताओ हाइब्रिडेशन क्या होगी? कार्बन की हाइब्रिडेशन निकालनी है आपको। sp3। ठीक है sp3। आई होप सबका पता लग रहा है sp3 आएगा। यस सर। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास CH3 होल 2 CO। CH3 होल 2 CO। सर sp3 sp3 ओके sp2 sp3 sp3 sp2। ओके, बाकी लोग क्या बोलते हैं? ये वाला सर एक बार ही बता दीजिए। ठीक है ओके। देखो तो क्वेश्चन आपने पहले सर नोट आ कर गया लिया होगा। सेम। हाँ CH3 होल 2 है और CO है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना आपको सीखना है। इसके अंदर एक CO है तो अपने कार्बन लिखा डबल बॉन्ड O, और 2 आपके पास CH3 थे, एक CH3 यहाँ पे है, एक CH3 यहाँ पे है। ठीक है, ये हमारा आ गया स्ट्रक्चर CH3 होल 2 CO। अब आप बस कैलकुलेट कर लोगे। ये जो कार्बन है, कार्बन नंबर A कह देते हैं इसको, B इसको C। ए के अंदर नंबर ऑफ हमारे जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने आ रहे हैं? 4 आ जाएंगे। इट शुड बी sp3। यहाँ पे कितने? 3 हो जाएंगे, तो इट शुड बी sp2। एंड यहाँ पे भी 4 हो जाएंगे, तो इट शुड बी sp3। ठीक है, सर ए इसमें बी इसकी सी के। पोजीशन से मैटर करेगा? sp3 sp2 लिखा है तो फिर गलत हो जाएगा वो। देखो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ABC करके दिखाते हो करेक्ट है। नहीं तो अगर डिफरेंट हाइब्रिडेशन दिखानी है तो 2 हाइब्रिडेशन दिखा सकते हो आंसर में, sp3 sp2। ये जो तरीका है, जो ABC वाला तरीका है, ये बेस्ट तरीका होता है, इसमें कोई मार्क्स नहीं करते। ओके सर। नेक्स्ट में आते हैं जी। ये अर्नव क्लियर हुआ कैसे बनाए? यस सर क्लियर है, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम यार। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। आपसे पूछा गया है CH3Cl। इसमें आपको बतानी है हाइब्रिडेशन क्या होगी। सर sp3। सर sp3 sp3 sp। वो और तो sp3 sp। sp3 sp। ओके यस सर। गुड। इसको हम 3 ऐसे बना देंगे, कार्बन आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। तो फर्स्ट जो कार्बन हुआ उसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो आंसर हो गया sp3। सेकेंड वाले के अंदर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड 2 ही हैं, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई। आंसर आपने निकाल दिया sp2, बिल्कुल करेक्ट। सॉरी sp सर sp2 sp। हाँ।
चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा क्वेश्चन देता हूँ इस बार। क्वेश्चन नंबर पता नहीं शायद 4th है। अब आपको निकालना है CH3 और इधर आपका ये बेंजीन के ऊपर CH3 है। इसका कॉमन नेम होता है टाउलिन। और इधर इधर जो डॉट डॉट मैं बना रहा हूँ यहाँ पे ये सब कार्बन है। सर इसमें नंबर कैसे करेंगे जो 6 कार्बन है? कुछ नहीं सबका है, सेम आराम से रहेगा 1 2 3 लिख दो। इसलिए। इसको A लिख दो, इसको B C D E F इस पर लिख दो। सर पहले वाले का sp3 है, बाकी सबका sp2 है। बिल्कुल सही। यस सर। जब भी आपको दिख रहा है कि इधर वाला जो पार्ट है, इतना वाला पार्ट के अंदर सिमेट्री आ रही है, हर चीज में सेम आ रहा है, अल्टरनेट बॉन्डिंग चल रही है, तो सबकी हाइब्रिडेशन भी सेम होगी। किसी भी एक कार्बन की निकाल लो, बाकी सब कैसे लिखेंगे इसका? क्या, एक बार दोबारा बोलो क्वेश्चन। आंसर कैसे लिखेंगे इसका? आंसर sp3 इसका ऐसे मेंशन लिखिए। कर दो आप sp3 और बाकी लिख दो ऑल रिंग कार्बन कंटेन sp2। ठीक है, आसान क्वेश्चन से हैं। थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन देते हैं तुम्हें। जितने तुम लोग प्रैक्टिस करोगे ना, ऑर्गेनिक बहुत मजेदार चीज है, मेरी तो फेवरेट है। आप इसको और क्वेश्चन करते रहो, प्रैक्टिस करते रहोगे, तुम्हें लगेगा यार इससे अच्छी कोई चीज ही नहीं है अगर प्रॉपरली देखें तो, है ना। बाकी में क्या होता है, याद करना पड़ता है, फॉर्मूलेज याद करने पड़ते हैं। इसमें कुछ नहीं, एक बार कंसेप्ट आ गया तो सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और IIT के पेपर में अगर 40 क्वेश्चन आने हैं तो उसमें से 25 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के होंगे। क्लास 12th में जो पार्ट 2 होती है वो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो लगा के चलो कि अगर क्लास 12 के अंदर तो हमारे पास 15 चैप्टर आते हैं, तो उसमें से 7 चैप्टर्स या 8 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के होंगे। इसलिए मैं ऑर्गेनिक को ज़्यादा टाइम देना चाहता हूँ कि प्रॉपरली बेसिक से समझाते हुए चलूँ। बाद में इसमें टाइम मिलता नहीं है, प्रैक्टिस की ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए आप अभी से ही एक एक क्लास के अंदर बहुत सीरियस होकर पढ़ें इसे, फोकस होकर बिल्कुल। एक और क्वेश्चन करते हैं जी। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बेंजीन के ऊपर COOH है। इस कंपाउंड के अंदर आप मुझे बताइए कितने नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे। सर क्या था वो बीच में? स्टार्टिंग बेंजीन के ऊपर अच्छा COOH। बेंजीन है। हाँ हाँ, और आपको मुझे ये भी बताना है कि ये जो कार्बन मैं यहाँ पे X लिख रहा हूँ, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होगी। sp2 होगी ऊपर की। यस सर नहीं sp2 sp2 होगी हाँ। सर sp2 हाँ ओके, ठीक है सर जी। 14 पाए हैं, 14 सिग्मा है शायद और 3 पाए हैं आई गेस। ओके, बाकी क्या बोलते हो भाई? सर यस 16 से 4 पर। सर 16। 14 सिग्मा 4 3 पाई। ओके यार, तो बड़े अलग 14 अलग सिग्मा आंसर मिल रहा है। 4 पाई होना चाहिए। 14 नहीं सिग्मा सिर्फ 4। 14 नहीं सिर्फ 15 सर सिग्मा। 15 सर। 15 सिग्मा 4 पाई। अच्छा अच्छा, आप लोग एक फाइनल कर लो आराम से, कोई 14 15 16 12 सारे नंबर्स आ गए हैं। सर OH को खोल फाइनल के लिखेंगे क्या? हाँ, इंडिविजुअल देखना है साहब का, ओपन करके स्ट्रक्चर। सर मतलब OH के बीच में 15 बॉन्ड सिग्मा दिखाएंगे या 4 पाई। नहीं? बिल्कुल यस दिखाएंगे, सर, बिल्कुल। 15 सिग्मा 4 पाई। सर तब 15 सिग्मा सर 4 पाई 15 होगा। सिग्मा 4 पाई। गुड, अब लग रहा है एक यूनिटी आ गई है आप लोगों में। देखो कुछ नहीं करना है, आपका आंसर मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है, बट फिर भी ये हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेंगे। ये ऐसे स्ट्रक्चर आ गया, COOH है तो एक डबल बॉन्ड O बना दिया मैंने, यहाँ पे भी O, इधर भी H।
फिर जिसने भी इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया तो उनका ठीक है आंसर। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे इस वाले को जोड़ते नहीं है, वहाँ पे सिंपली OH लिख देते हैं, इतने पार्ट में सिंपली OH लिख देंगे, फिर वो सोचते हैं कि सही हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग के एरर है, ये आपको ध्यान रखना है, ताकि जब हम और डिटेल में जाएं तो इसमें हम कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि नंबर ऑफ हाइब्रिडेशन निकालना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालना, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड निकालना, ये आप सबको भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब इसके बेसिस में मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एनसीईआरटी के, वो क्वेश्चंस आप नोट करने स्टार्ट करो। टेक्स्ट के क्वेश्चन नंबर है, और मुझे क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन की फोटो चाहिए जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 12.36 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 12.36। उसके बाद एनसीईआरटी में इसके बेसिस में स्टार्टिंग में क्वेश्चन होने चाहिए, एक मिनट, हाँ 12.1 सही 12.1 अभी कर 12, हाँ ये तुम्हारे होमवर्क में है सारे क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन है आपके, ये 3 क्वेश्चन 12.1, 12.2 एंड 12.36, इनको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, इसके बाद जो हम करेंगे उसकी मैं थोड़ी सी हेडिंग डाल देता हूँ, सो दैट नेक्स्ट क्लास में आपको पता रहे कि हम क्या करने वाले हैं। आप हेडिंग लिख लीजिए, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, नेक्स्ट क्लास की हेडिंग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसके बाद हम लोग इसके अंदर थोड़ा टाइप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, वहां से थोड़ी सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने में आपको और मजा आने लग जाएगा। है बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत आसान सी होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट प्रॉब्लम इसके साथ ये है कि जो इसको प्रॉपर समय नहीं देता उसके लिए डिफिकल्ट हो जाती है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं कि लास्ट में पढ़ना चाहेंगे इसे, तो फिजिकल केमिस्ट्री तो लास्ट टाइम में हो जाती है, फिजिकल में जस्ट आपने फॉर्मूले देखे, अप्लाई कर दिया, हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा, मार्क्स भी आ जाएंगे, बट ऑर्गेनिक के अंदर नहीं हो पाएगा। इवन मैं ये भी बता दूं, ऑर्गेनिक के अंदर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करी और आपने रात को रिएक्शंस पढ़ी और सोच रहे हो सुबह तक आपको याद रहेंगी, तो कई बार चांसेस ऐसे होते हैं कि आप भूल जाओगे। सर जी सर। सर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे प्रैक्टिस करना? वो मैं कराऊंगा आपको, पहले समझाऊंगा ये होते क्या है, फिर आपको जैसे क्लास में मैं कुछ क्वेश्चन देता रहूंगा और तब आपको धीरे धीरे सब क्लियर रहेगा। अभी तो जितना हुआ है इसको प्रॉपरली करो, आप अच्छे को रिवाइज करो, और जितने भी आपके पास मैं अभी क्वेश्चन की लिस्ट बना के दूंगा आपको इसके ऊपर, ऑर्गेनिक के ऊपर, खासकर नोमेनक्लेचर में, वो आपको प्रॉपरली करने हैं, लिख लिख। ठीक है, चैप्टर इजी है, आसान चैप्टर है जीओसी जो हम पढ़ रहे हैं, इसको मैं जीओसी कहता हूँ। जीओसी का मतलब हो गया जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मेरी लैंग्वेज में उसको कहते हैं गॉड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसको जीओसी आती है उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉपरली आती है, और जिसको जीओसी नहीं आती वो हमेशा केमिकल प्रॉपर्टी रटता रहेगा, वो खुद ही कंपाउंड को याद करता रहेगा, ये एसिडिक होता है कंपाउंड, ये कंपाउंड सर बेसिक असल होता में है। पूछ रहा था, जो आप कह रहे थे ना ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करनी है, वो कैसे करें? वो यार मैं आपको दूंगा ना क्वेश्चन आंसर। अच्छा प्रैक्टिस का मतलब है जो भी तुम करोगे ना, लिख के करोगे। जैसे अगर मैं नंबर और सिग्मा और पाई बॉन्ड बोल रहा हूँ आपको, तो उसमें आप उसको आंख बंद करके जज मत करना, उसको कॉपी और पेन का इस्तेमाल करना। आप ऐसे मत करना कि आपको ऐसी लग जाए कि हाँ इसके अंदर इतने होंगे, क्योंकि वो आपको कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, मिल जाएगा आपको, हाँ मैं जो सोच रहा हूँ आंसर दिख भी रहा है, वो टिक कर दोगे, -1 आ जाएगा। इसलिए श्योर रहते हुए रखना है, कॉपी पेन का इस्तेमाल करें। कभी कभार बॉन्ड नहीं दिखता, जैसे एसिटिक एसिड के अंदर मैं बॉन्ड बना रहा हूँ तो OH वाला बॉन्ड नहीं देखेंगे हम, बट ऑप्शन में होगा तो नहीं देखा हुआ ऑप्शन भी होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारा मैटर मिलने वाला है तुम्हें ऑर्गेनिक का, प्रॉपरली उसको आप ध्यान रखना। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऑर्गेनिक के नए स्ट्रक्चर वाले एनालिसिस करेंगे, रिप्रेजेंटेशंस करेंगे। तब तक से अपना ध्यान रखो और बाय बाय, टेक केयर। सर थैंक यू सर। हाँ बताओ देवोदी ग्रेट, कुछ कह रहे थे आप? सर ये क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हैं ना? हाँ ये टेक्स्ट के क्वेश्चन आंसर है यार, एनसीईआरटी के लास्ट में, चैप्टर के एंड में ना। अच्छा ठीक है सर, ओके हाँ ठीक है, जब Thank you, क्वेश्चन हो sir. जाए वो आप सेंड कर दें। थैंक यू सर। Thank Most you, welcome. sir. Have a great day. थैंक यू सर। थैंक यू Thank सर। you.